आज हम टॉपिक बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था किसी भी जीव के, मनुष्य के शरीर की, क्योंकि ये मानव में पाई जाती है। मानव या कोई भी जीव हो, अपन बात मानव की कर रहे हैं, वैसे किशोरावस्था सभी जीव में आती है। किसी भी प्रकार की योनि में हो, सभी जीवों के अंदर यौन रोग, यौन लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार से मानव में उत्पन्न होते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं मनुष्य की। मानव में किशोरावस्था, किशोरावस्था से आशय यौवन की अवस्था है। यौवन की अवस्था, यौवन की अवस्था क्या है? यौवनारंभ, जबकि मनुष्य में निषेचन पढ़ाया था, मनुष्य में प्रजनन पढ़ाया था, मनुष्य में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का अर्थ होता है जननांग का अलग अलग शरीर में पाया जाना। मनुष्य में नर जननांग नर के शरीर में पाया जाता है और मादा जननांग मादा के शरीर में पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। और जननांग यदि सक्रिय हो जाएं, सक्रिय रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें जननांग या प्रजनन अंग कहते हैं। और ये तंत्र बनाते हैं, माने जो जनन अंग हैं वे आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे जनन तंत्र कहते हैं। और मनुष्य में दो प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है, एक नर जनन तंत्र, दूसरा मादा जनन तंत्र। अपन उन्हीं जननांग की, उन्हीं जनन तंत्र की बात कर रहे हैं जिनकी अभी परिभाषा दी थी। जनन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को जननांग कहते हैं। और ये जननांग जब परिपक्व होने लगते हैं, सक्रिय होने लगते हैं, तो इस अवस्था को हम यौवन की अवस्था या यौवनारंभ की अवस्था, यौवनारंभ की अवस्था कहते हैं। इसमें ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं जो ये इस बात का संकेत करते हैं कि मनुष्य अब बाल्यावस्था को त्याग रहा है। शिशु जो बालक था या शिशु था, चाइल्ड था, माने बचपन की जो उम्र है वो अब जा रही है। जीव का शरीर अब वृद्धि कर रहा है, माने ग्रोथ पकड़ रहा है। इस समय कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं शरीर से। ये हार्मोन्स जो हैं पीक लेवल पे होते हैं। इस समय की अवस्था में जो हार्मोन्स हैं शरीर में उत्तेजक माने अत्यंत वृद्धि करते हैं, और कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो जनन की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। जनन की परिपक्वता माने व्यक्ति जो है जनन के लिए अब सक्षम है। लड़कियां जो हैं वो गर्भ धारण के लिए सक्षम हैं। ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगे तो इस अवस्था को हम यौवनारंभ या यौवन की अवस्था कहते हैं। और किशोरावस्था से आशय इसी अवस्था से। तो अपन ये कहेंगे सामान्यतः 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष में मनुष्य के शरीर में, चाहे वो नर हो या मादा, सामान्यतः 12 से 14 वर्ष की उम्र में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं जो यौवन की अवस्था को दर्शाते हैं या प्रजनन की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लक्षणों को यौन लक्षण कहते हैं, जबकि यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था की परिभाषा अपन ने स्पष्ट कर दी। 12 से 14 वर्ष की उम्र में मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं जो यौवन की परिपक्वता को, जनन की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। इन लक्षणों को यौन लक्षण कहते हैं और यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। और अपन बात ये करते हैं कि क्या होते हैं यौन लक्षण।
माने किशोरावस्था की परिभाषा देने के बाद अपन ने यौवनारंभ या यौवन की अवस्था की पुष्टि तो कर दी, लेकिन इस बात को बीच में ही छोड़ दिया कि यौन लक्षण तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन होते कौन से हैं। तो अपन ये कहेंगे जो नर मनुष्य है उसके वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लगता है। ये हार्मोन जनन यौवन माने जनन की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है, और इस हार्मोन के कारण ही वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। माने ये बात तो हमने क्लियर कर दी थी कि शुक्राणु नरयुग्मक होते हैं और इनका निर्माण वृषण में होता है, लेकिन सॉरी वृषण के अंदर होता, हाँ, लेकिन हमने ये बताया नहीं था कि जो वृषण के अंदर शुक्राणु हैं ये बनते किस हार्मोन के कारण हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण बनते हैं, और ये हार्मोन वृषण से स्रावित होता है। माने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? वृषण के अंदर से स्राव होता है इसका। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता कब है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था कब चलती है? 12 से 14 वर्ष की उम्र में। तो ये किशोरावस्था की परिभाषा देने के बाद अपन ये कहेंगे कुछ यौन लक्षण हैं, जैसे नर मनुष्य के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लगता है। चेहरा लंबा, शरीर सुडौल तंगड़ा हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है। ये तो थे नर के लक्षण, नर के यौन लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोल सकते हैं ना। अब मादा के यौन लक्षण क्या होते हैं? तो मादा के यौन लक्षण ये बताए जाते हैं कि आवाज पतली हो जाती है, शरीर में अंडाणु बनने लगते हैं, और मनुष्य के नर मनुष्य में शुक्राणु बनने लगते हैं, और इधर अंडाणु बनने लगते हैं, और छाती चौड़ी हो जाती है, स्तनों में उभार आ जाता है, हम्म, और शरीर में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। ये मादा के यौन लक्षण बताए गए। अब ये किशोरावस्था जो है, इसको परिभाषित करने के बाद अपन इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस? जो एडोलसेंस है माने किशोरावस्था है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, जो किशोरावस्था जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं अपन ये कहेंगे कि ये जो अवस्था है अत्यंत नाजुक अवस्था है। नाजुक माने इस अवस्था को बहुत ही नाजुक अवस्था बताया गया है। ये बहुत ही चंचल मन की अवस्था है। क्यों है ये चंचल मन की अवस्था? ये चंचल मन की अवस्था इसलिए बताई गई है क्योंकि इसमें किशोर तथा किशोरी चिड़चिड़े होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? चिड़चिड़े माने बात बात पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। कुल मिला के ये अवस्था अत्यंत चंचल मन की अवस्था, नाजुक अवस्था बताई गई है। इसमें किशोर तथा किशोरी चिड़चिड़ैले स्वभाव के होते हैं, उन्हें बात बात पे गुस्सा आता है। दूसरा अपन ये कहेंगे कि किशोर तथा किशोरी इस अवस्था में भटकते बहुत हैं। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों का मन बहुत भटकता है, तरह तरह के ख्याल आते हैं मन में ये प्लानिंग बनती है, बड़े बड़े काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, छोटा मोटा तो सोचते ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े ख्याल आते हैं। तीसरा अपन ये कहेंगे किशोर तथा किशोरी किशोरावस्था में लड़ेलू टाइप के होते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, और एक दूसरे को मारपीट करने लगते हैं। मार धाड़ प्रोग्राम भी बोलते हैं इसे। तो किशोर तथा किशोरी जो हैं वो एक दूसरे से बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं और मारपीट करते हैं। अगला अपन ये भी कहेंगे
किशोरावस्था में परेशानियां आती हैं तो किशोर तथा किशोरी किशोरावस्था में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। तो क्या है किशोरावस्था की विशेषताएं? किशोरावस्था की विशेषताएं ये हैं, पहली तो ये है कि यह अत्यंत नाजुक अवस्था है। इसमें किशोर तथा किशोरी चिड़चिड़े टाइप के रहते हैं। उन्हें कुछ भी दे दो, उनका मन बढ़ता ही नहीं है। बात बात पे उन्हें गुस्सा आ जाता है, बात बात पे वो घर वालों से रूठ जाते हैं। हम्म? और ये अवस्था जो है, इसमें किशोर तथा किशोरियों का मन भी बहुत भटकता है। हम्म? जो बात इनसे कहो वो तो करेंगे ही करेंगे, और जो बात इनसे मना करो वो तो ये जरूर करेंगे, इस प्रकार से। और इनका कोई लक्ष्य नहीं होता इस अवस्था में। लक्ष्य को साध पाना बहुत कठिन है। ये अवस्था बहुत ही भटकाऊ अवस्था है। किशोर तथा किशोरियों का मन बहुत भटकता है इस अवस्था में। अगला अपन ये कहेंगे कि किशोर तथा किशोरी बात बात पर गुस्सा होने लगते हैं, और उनको गुस्सा आ जाता है और मारपीट करने लगते हैं। अगला ये भी है कि किशोर तथा किशोरी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अकेला महसूस क्यों ना करें, समाज भी उनके साथ गलत भेदभाव करता है। समाज क्या करता है, उदाहरण के लिए अपन ये बता दें, समाज जो है वो भेदभाव पूर्वक व्यवहार करता है। एक तरफ किशोरों को, माने लड़कों को तो इजाजत देता है, खुली छूट देता है कि वो आवारा आवारा की तरह खूब घूमे, लेकिन किशोरियों पर विद्रोह करता है। किशोरियों को घर में कैद करता है, उन्हें पढ़ने भी नहीं भेजता। समाज की ये गलती है। आज भी लोग तरह तरह के ख्याल वाले हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, लड़कियों को घर पे रखते हैं, लड़कों को खुली छूट देते हैं, आवारा की तरह घूमो। तो कुल मिला के कहना ये है मेरा कि समाज का ये भेदपूर्वक व्यवहार जो है, भेदपूर्वक व्यवहार, ये किशोरियों को अकेला महसूस होने का संकेत है। माने किशोरियां फिर अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। कुछ किशोरियां विद्रोह पर उतर आती हैं। अरे, जब समाज भेदभाव पूर्वक व्यवहार करता है, किशोरों को आजादी देता है, किशोरियों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है, घर पे रहने की सलाह देता है, काम करवाता है, और किशोरों को छूट दे देता है, फ्री रहो, पढ़िए, मस्त रहो, तो कुल मिला के किशोरियां अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। और कुछ किशोरियां विद्रोह पर उतर आती हैं। कुछ अपना कानूनी तौर पर अपना हक जताती हैं, तो अपना ले जाती हैं, लेकिन कुछ बेचारी सीधी सादी होती हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं और आत्महत्या कोशिश कर लेती हैं, बहुत सी मर जाती हैं। कुल मिला के किशोरावस्था की ये विशेषताएं हैं। अडोलसेंस जो है उसकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला टॉपिक अपना आता है कि किशोरावस्था की समस्याएं क्या हैं। ये तो विशेषताएं अपन ने जान ली हैं। अब अपन जानते हैं कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं। किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं उनके बारे में अपन कुछ कहेंगे कि जो किशोरावस्था की समस्याएं हैं वे निम्नलिखित हैं। किशोरावस्था की समस्याएं निम्नलिखित हैं। ये पॉइंट जरूर ही लिखना होता है। छात्र कुछ भी लिखे या ना लिखे, ये पॉइंट मेरी सलाह से जरूर लिखे। जब भी बोर्ड में अपन पेपर देने जाएं तो कोई क्वेश्चन आ जाए कि किशोरावस्था की विशेषताएं लिखिए, तो आपको पॉइंट जितने भी आ रहे हैं वो आप बाद में लिख लेना, थोड़ा टाइम निकाल के ये लाइन लिखिए, अच्छा लगता है। तो कॉपी चेक करता है, उसका मूड फ्रेश हो जाता है। डायरेक्ट पॉइंट मिल देना तो पॉइंट में दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये निम्नलिखित वाला शब्द जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है टीचर को, माने जो कॉपी चेक करता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए ये शब्द लिखना बहुत ही अनिवार्य है। अपन ये कहेंगे कि किशोर तथा किशोरी इस अवस्था में अत्यंत चिड़ैलू स्वभाव के होते हैं, और उनको बात बात पे गुस्सा आता है, और वे एक दूसरे की मारपीट करने लगते हैं। मारपीट करने लगते हैं। ये अवस्था अत्यंत दुखदाई अवस्था है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरी अपने दुख को बड़ा समझते हैं। किशोर तथा किशोरियों को ये लगता है कि उनके साथ कोई है ही नहीं। भले उनके साथ घर वाले हैं, बाहर वाले भी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्हें
अपने आप को अकेला ही महसूस होता है, तो ये दुख है। किशोरावस्था की समस्याओं में ये दुख है कि किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरी बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं और एक दूसरे को मारपीट करने लगते हैं। दूसरा अपन ये कहेंगे कि किशोर तथा किशोरियों को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, उन्हें ये लगता है कि उनके साथ कोई है ही नहीं। अगला अपन ये भी कहेंगे, किशोर तथा किशोरी इस अवस्था में मन मन पर धैर्य नहीं रख पाते हैं। धैर्य, मन पर धैर्य साधना माने उनका होता नहीं है, ये कंट्रोलिंग नहीं होती है। किशोर तथा किशोरी इस अवस्था में नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन, ये समस्याएं किशोरावस्था की हैं। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरी बात बात पर गुस्सा करते हैं, मारपीट करने लगते हैं। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरियों को अपने मन की पीड़ा बहुत सताती है, उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई है ही नहीं। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरी अपने मन पर धैर्य नहीं रख पाते हैं। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो ये किशोरावस्था की समस्याएं हैं। अब अपन बात करते हैं धूम्रपान क्या है। तो देखिए, जैसा कि नशीले पदार्थों का सेवन अपन टिप्पणी कर चुके हैं, तो अपन आगे टॉपिक बढ़ाते हैं कि धूम्रपान क्या है। धूम्रपान माने स्मोकिंग। धूम्रपान, इसको इंग्लिश में स्मोकिंग कहते हैं। स्मोकिंग या फिर इसको एडिक्शन बोलते हैं, या फिर हिंदी में एक और नाम है व्यसन। व्यसन क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, या व्यसन आ जाए, या धूम्रपान आ जाए, या स्मोकिंग या एडिक्शन में से आ जाए, तो आपको इन चारों नामों में से यही जान लेना है कि ये चारों नाम एक ही हैं। नाम अलग हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है, नशीले पदार्थों का सेवन करना। जैसे क्वेश्चन आ जाए धूम्रपान किसे कहते हैं, तो अपन ये कहेंगे नशीले पदार्थों का सेवन करना धूम्रपान कहलाता है। व्यसन किसे कहते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करना व्यसन कहलाता है। इसके लक्षण या इसकी विशेषताएं, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति या व्यसन करने वाला व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। मन का नियंत्रण नहीं रख पाता है। धूम्रपान करने से शरीर में किडनी गल जाती है। धूम्रपान करने से क्या होता है, किडनी गल जाती है। अगला अपन ये कहेंगे धूम्रपान करने से कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। धूम्रपान करने से क्या होता है, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। धूम्रपान करने से अपन ये भी कहेंगे कि पाचन क्रिया जो है वो बिगड़ जाती है, पाचन संतुलन बिगड़ जाता है। तो धूम्रपान शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है, इसे वर्जित बताया गया है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। युवा पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि धूम्रपान बहुत ही दुखदाई है, इसे ना ही करो तो ही ठीक है। स्मोकिंग माने सिगरेट पीना, धूम्रपान तम्बाकू गुटखा खाना, शराब पीना इत्यादि ये नशीले पदार्थों का सेवन करना बहुत ही नुकसानदायक है, इसे नहीं करना चाहिए। ये अत्यंत नुकसानदायक है, शरीर की किडनी को गला देता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, मन का नियंत्रण नहीं कर पाता है व्यक्ति। शराब पी के डरे नाली में, कुत्ता मुंह पर चाट रहा है, क्या कितनी बुरी कंडीशन है धूम्रपान करने वालों की। पाचन संतुलन बिगड़ जाता है। तो कुल मिला के मेरा कहना यही है कि धूम्रपान अत्यंत नुकसानदायक है, शरीर के लिए वर्जित है। खाना है तो कुछ अच्छी चीजें खाओ,
फल फ्रूट खाओ जो खाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें क्या है खाने के योग्य? इसे कोई जानवर भी नहीं खाए, मनुष्य के सिवा इसको कोई नहीं खाता। आपको विश्वास ना हो, गाय भैंस को डाल के देख लेना, कोई भी भैंस तंबाकू नहीं खाएगी। अपन ये बात करते हैं धूम्रपान के लक्षण बताने के बाद इसको रोकने के उपाय। धूम्रपान को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो देखिए, अपन ये बात करेंगे धूम्रपान को रोकने के उपाय। धूम्रपान को रोकने के उपाय जो हैं वो निम्नलिखित हैं। अपन ये कहेंगे कि समाचार पत्रों में छपवाकर इसे रोका जा सकता है। समाचार पत्रों में छपवाकर प्रचार व प्रसार माध्यम से, प्रचार व प्रसार माने जनता का प्रसार करके, जनता को प्रचारित करके समाचार पत्रों के माध्यम से कि धूम्रपान जानलेवा है, तो अपन इसको रोक सकते हैं। माने काफी हद तक इसे रोका जा सकता है। संचार माध्यमों से, टीवी संचार माध्यम जो है, टीवी रेडियो इत्यादि जो माध्यम हैं, संचार माध्यम से भी इसे रोका जा सकता है। कैसे? संचार माध्यम से, समाचार पत्रों में छपवा कर इसे रोक सकते हैं अपन। टीवी रेडियो संचार माध्यम से भी इसे छपवा सकते हैं। तो कुल मिला के प्रचार व प्रसार माध्यम से अपन इसे रोक सकते हैं। अगला अपन ये कहेंगे विद्यालयों में, जो विद्यालय हैं उसमें शिक्षा को बढ़ावा देके, शिक्षा को बढ़ावा देके कुल मिला के पहले ही छाप देते हैं, 9th या 10th टॉपिक में दे देते हैं। मतलब कुल मिला के क्लास में जो बुक जो होती हैं उनमें टॉपिक्स डाल दें कि धूम्रपान जानलेवा है, इसके लक्षण डाल दें। तो कुल मिला के काफ़ी हद तक लोग समझेंगे, सीखेंगे, तो इसका सेवन नहीं करेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि विद्यालयों में शिक्षा को बढ़ावा देकर धूम्रपान को रोका जा सकता है। अगला अपन ये भी कह सकते हैं कि डरा धमका कर घर में जो सयाने बड़े लोग होते हैं उनका ये फर्ज होता है, यदि कोई छोटा व्यसन कर रहा है तो उसे डराएं, धमकाएं, ताकि वो व्यसन से दूर हो जाए, धूम्रपान या नशीले पदार्थों के सेवन से दूर हो जाए। क्योंकि उसका जीवन इससे नष्ट हो सकता है, उसका जीवन बहुत ही दुखदायी हो सकता है, कष्ट में जा सकता है। इसलिए घर वाले जो सयाने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या समझदार लोग हैं, उनको ये चाहिए कि वो छोटों को डराएं। ये पहले तो प्यार से समझाएं, अगर वो बच्चा नहीं मान रहा है तो उसे डराएं, धमकाएं, पिटाई लगाएं उसकी, और बच्चे को धूम्रपान से बचाएं। भैया जिंदगी का सवाल है। तो कुल मिला के मेरा कहना यही है कि अगर कोई छोटा व्यसन कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो बड़ों का ये फर्ज है कि उसकी जिंदगी को बचाएं। उसका जीवन कष्टमय हो सकता है। अगर वो धूम्रपान का सेवन करता रहा तो उसका जीवन आगे चल के कष्टमय हो सकता है। इसलिए बड़े लोग जो होते हैं घर के, वो समझाते हैं, और न समझाते हों तो अब समझाने लगे मेरी वीडियो देखकर, और अपने छोटों को बढ़िया समझा बुझा के उन्हें धूम्रपान से मुक्त कराएं। यही संदेश है युवा पीढ़ी को। अगला अपन ये कहेंगे कि यदि घर पे कोई बड़ा धूम्रपान कर रहा है तो छोटों को ये चाहिए कि समाचार पत्रों में जो प्रचार होता है, जैसे गुटखा खाना जानलेवा है इत्यादि वगैरह, टीवी माध्यम से अगर कोई चैनल आता है, वो अगर किसी माध्यम में मतलब ये प्रचार किया जाता है कि तंबाकू जानलेवा है, व्यसन के लक्षण बताए जाते हैं, तो घर के छोटों को ये चाहिए कि उन बड़े लोगों के सामने रख दें, ताकि वो सीखें, उसे देखें, और वो भी धूम्रपान से मुक्त होने का प्रयास करें। ये युवा पीढ़ी को अपना संदेश है। अपन आगे टॉपिक को ले चलते हैं। अगला अपना टॉपिक ये है कि धूम्रपान के प्रमुख हानिकारक प्रभाव। तो धूम्रपान हमारे लिए
बहुत ही नुकसानदायक है ये, अच्छा थोड़ी है। धूम्रपान करने से हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो अपन ये कहेंगे धूम्रपान के जो हैं वो रोकने के उपाय, माने रोकने के नहीं, हानिकारक प्रभाव लिखे, हानिकारक प्रभाव। रोकने के तो अभी समझाए थे। तो धूम्रपान से क्या हानि होती है? धूम्रपान से अपन ये कहेंगे कैंसर उत्पन्न हो सकता है, कैंसर जैसी समस्याएं, शरीर की किडनी गल जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव क्या है? धूम्रपान करने से कैंसर, किडनी गलना इत्यादि समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार से ये धूम्रपान का पहला प्रभाव है, हानिकारक है, अत्यंत हानिकारक है। अगला अपन ये कहेंगे धूम्रपान करने से पाचन क्रिया में बदलाव आता है, पाचन संतुलन बिगड़ जाता है। धूम्रपान करने से मस्तिष्क जो है वो नियंत्रण करना बंद कर देता है, मस्तिष्क का नियंत्रण या धैर्य कहें ये नहीं रहता है। धूम्रपान करने से व्यक्ति आदी हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है। कुल मिला के धूम्रपान बहुत ही हानिकारक है। धूम्रपान से निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? कैंसर हो जाता है, किडनी गल जाती है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता, नशे में व्यक्ति गाली गलौज करता है, उल्टी सीधी भाषा बकता है। कुल मिला के मस्तिष्क जो है शरीर को नियंत्रित कर रहा है, इस मस्तिष्क ही नियंत्रण करता है। क्लास 10th के टॉपिक में अपन ने समझाया था नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तब बताया था व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो होता है दैट कंट्रोल्स होल बॉडी, वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जो ब्रेन है, मस्तिष्क जो है वो शरीर को कंट्रोल करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जब मस्तिष्क का नियंत्रण ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कुछ भी बोलता है, बिना सोच समझ के बोलता है। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए, इसलिए कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। और व्यक्ति को इसकी आदत पड़ जाती है, फिर व्यक्ति घर से चोरी भी करने लगता है। जब पैसा मिलता है तब तो ठीक है, और जब पैसा नहीं मिलता तो वो चोरी भी करने लगता है। और इस प्रकार से पैसे बर्बाद हो जाते हैं, व्यक्ति गरीब हो जाता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। अपना ये भी टॉपिक आएगा, आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है। माने धूम्रपान करने से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। आदी हो जाता है जब तक उसके पास पैसे हैं तब तक तो वो अपने पैसे से करता है, जब पैसे नहीं रहते तो वो चोरी करने लगता है, अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। और अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है तब दिक्कत ही दिक्कत है, किसी दिन पकड़े ही जाना है। कुल मिला के ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिससे जिससे मतलब अपन ये कहें कि अपराधी होना पड़े। ऐसा पेड़ ही क्यों लगाया जाए जिस पर उल्लू बैठे। इसलिए धूम्रपान करो ही नहीं। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे काम करना ही क्यों? थोड़ी सी दिलचस्पी के लिए, थोड़े से रोमांच के लिए आप लोग इतना कुछ कर लेते हो, फिर बाद में इतनी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो अपन सीधा युवा संदेश ये देते हैं कि धूम्रपान वर्जित इसीलिए किया गया है। धूम्रपान पे भी लिखा होता है, लोग मूर्ख थोड़े ना हो जो खाते हो। गुटखे पे भी लिखा होता है यह जानलेवा है, जानलेवा है। जब पता है ये जानलेवा है तो क्यों खाते हो इसको? ये कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, खाने वाली चीज खाई जाती है। अब अपन ये बात करते हैं कि धूम्रपान के प्रत्याहारी लक्षण क्या है। प्रत्याहारी लक्षण
प्रत्याहारी लक्षण से तात्पर्य ऐसे लक्षण हैं जो इस बात का संदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो नशे के अंतिम दौर में है। नशे के अंतिम दौर में। कौन से दौर में है? अंतिम दौर में। इन द लास्ट स्टेज ऑफ स्मोकिंग और एडिक्शन। माने कोई व्यक्ति जो है वो नशे के अब अंतिम चरण में है और अधिक नशा अगर किया जाए तो वो व्यक्ति मर जाएगा। अब उसके शरीर में और अधिक नशा करने की क्षमता रही नहीं है। तो ऐसे लक्षणों को अपन प्रत्याहारी लक्षण कहते हैं। स्पष्ट है परिभाषा कि वे लक्षण जो इस बात का संदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति अब नशे के अंतिम दौर में है, अब उससे और अधिक नशा बर्दाश्त नहीं हो सकता। शरीर अब और अधिक नशा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और अधिक नशा किया तो अब शरीर आत्मा को छोड़ देगा। तो ऐसे लक्षणों को प्रत्याहारी लक्षण कहते हैं। कहीं भी दारू पी के लेट गए, नाली में डरे हैं, है ना, कुत्ता मुंह चाट रहा है, कुल मिला के गाली गलौज कर रहे हैं, शरीर हिल रहा है, कपकपी आ रही है, ऐसे लक्षणों को प्रत्याहारी लक्षण कहते हैं। पहला अपन ये कह सकते हैं कपकपी आना, दूसरा जी मिचलाना, तीसरा जी मिचलाना या जी घबराना, तीसरा अपन ये कहेंगे कि किडनी में दर्द होना, चौथा अपन ये कहेंगे कि उल्टी वगैरह होना, उल्टी होना, पसीना आना। ये सभी लक्षणों को प्रत्याहारी लक्षण कहा जाता है। ऐसे लक्षण जो इस बात का संकेत देते हैं कि व्यक्ति अब नशे के अंतिम दौर में है, ऐसे लक्षणों को प्रत्याहारी लक्षण कहा जाता है। अगला अपन ये कहेंगे पुनर्वासन क्या है। पुनर्वासन का अर्थ है पुनः, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुनः शब्द से मिला बना है पुनर्वासन। पुनर्वासन का अर्थ होता है पुनः अपने स्थान पर आ जाना। माने कोई व्यक्ति है वो कुछ दिनों तक नशीले पदार्थों का सेवन करता रहा, बाद में वह नशा से मुक्त हो गया। नशा से मुक्ति, नशा से मुक्ति को ही अपन पुनर्वासन कहते हैं। पुनर्वासन की परिभाषा स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन त्याग कर नशा से मुक्त हो जाता है तो इसे पुनर्वासन कहते हैं। नशा से मुक्त व्यक्ति कब होता है? दूसरों के समझाने पर समझ जाते हैं बहुत से लोग समाचार पत्रों के माध्यम से समझ जाते हैं, बहुत से लोग खुद ही समझ जाते हैं कि आर्थिक स्थिति अब गड्ढे में है, पैसा नहीं है। तो कुछ व्यक्ति खुद समझदार होते हैं, वो नशीले पदार्थों का सेवन कुछ ही हद तक करते हैं या फिर बाद में उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग दूसरों को देखकर समझ जाते हैं, दूसरों को देखकर इस प्रकार से कि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ गया है फिर उससे मोटिवेट हो जाते हैं, उसके यहाँ पे जाते हैं, वो समझाता है या समझाता नहीं है। तो जैसे नशीले पदार्थों का सेवन वो करता है तो वो कुछ ऐसा गिल्टी फील करता है, जैसे बेशर्माई की बात करे, है ना, कुछ ऐसी बातें कहता है जो उस व्यक्ति को लुभाती हैं, कुछ ऐसी हरकतें करता है जो उस व्यक्ति को पसंद नहीं आती। इस प्रकार से बहुत से लोग छोड़ जाते हैं। तो कुल मिला के कहना ये है, नशा से मुक्ति पा लेना ही पुनर्वासन कहलाता है। पुनर्वासन का क्या अर्थ है? नशा से मुक्ति पाना। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक आज क्लियर होता है। अपन युवा संदेश ये देते हैं, युवा पीढ़ी जो कि यंग एज इन द एडोलसेंस, किशोरावस्था की उम्र में जो किशोर तथा किशोरी हैं, ये अवस्था अत्यंत भटकाऊ अवस्था है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। विद्यालयों में जो गुरु हैं वो जो ज्ञान देते हैं, विद्यालयों में गुरु जो सिखाते हैं उनको ध्यान से सीखना चाहिए। और युवा संदेश ये जन जन जागृत सभी युवा शक्ति को ये कहना चाहते हैं कि किशोरावस्था अत्यंत दुखदाई अवस्था है, बहुत ही नाजुक अवस्था है। इसमें किशोर तथा किशोरी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आपको ये बता दें कि आपके माता पिता जो हैं वो आपके
आपको बहुत चाहते हैं बट आप बिगड़ ना जाओ, इस वजह से वो ये चाह कर भी आपको प्यार नहीं दे पाते। प्यार वो भी करते हैं, चिल्लाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, प्यार वो भी करते हैं, लेकिन वो इस वजह से कि आप लोग कहीं बिगड़ ना जाओ, क्योंकि इस अवस्था से वो भी निकले हुए हैं, इस वजह से वो ये जानकर कि लाड से बच्चा बिगड़ जाता है, इस वजह से वो चाह कर भी लाड नहीं कर पाते। बेटे हैं आप उनके, प्यार करना चाहते हैं वो भी, लेकिन वजह कुछ अलग है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इस वजह से वो आपको प्यार नहीं दे पाते हैं, वरना उनका भी मन होता है। ये मत समझिए कि घर पर कोई चिल्लाता है तो आपको प्यार नहीं करता, कुछ लोगों के चिल्लाने में ही प्यार होता है। तो इस वजह से अपन ये कहेंगे कि किशोरावस्था जो हानिकारक अवस्था है, अत्यंत दुखदायी अवस्था है, इस अवस्था में किशोर तथा किशोरी नशीले पदार्थों से बचें। पुनर्वासन माने जो यदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं वो सेवन करना बंद कर दें, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। खाने वाली चीज़ खाओ, सेब खाओ, केला खाओ, पपीता खाओ, फल फ्रूट खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ। खाना खाने से भोजन करने से जो रोटी है, रोटी में इसमें ताकत है, नशीले पदार्थों में कोई ताकत नहीं है, इस वजह से छोड़ दो। तो नशा करते हो तो छोड़ दो, पुनर्वासन में आ जाइए। और यदि नशा अच्छा होता तो फिर इसे रोकते ही क्यों, है ना? क्यों कागजों पे छापते कि इस तंबाकू से कैंसर होता है, बीड़ी पीने से कैंसर होता है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए संदेश दिया जाता है कि सभी भाई लोग, मेरा विनम्र निवेदन है, नशा से मुक्ति पाएं। नशा अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही बुरी चीज़ है। आगे की व्यवस्था बिगाड़ देता है, आर्थिक स्थिति में बहुत ही गिरावट पैदा कर देता है। धन्यवाद। यार, विजय पचौरी सर अमेजिंग हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेवल है। जब तक हमें समझ ना आए वो एफर्ट्स करते रहते हैं। वो हर चीज को बिल्कुल इजी बना देते हैं। तो बस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।